व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इस रीजन के हवाले से, स्पेशली इस रीजन में जो डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। ईरान में जो व्लादिमीर पुतिन का विज़िट है, उस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ जो बाइडेन ने विज़िट किए हैं इज़राइल, और उसके साथ-साथ सऊदी अरेबिया, वहाँ पे पाकिस्तान के लिए क्या है इज़राइल के रिकॉग्निशन के हवाले से। इन चीज़ों पे बात करेंगे, और इसके साथ-साथ क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया का क्लैश है, और इसके साथ-साथ जो है पाकिस्तान और ईरान की भी दोस्ती है किसी हद तक, और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की भी दोस्ती है। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, और इसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। इट्स प्लेयर फ़खर साहब। सर, एक तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले विज़िट हुआ है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से तेहरान का, जो यूक्रेन वॉर के बाद ये पहला उनका कोई गैर मुल्की दौरा है। सर, किस नज़र से देख रहे हैं कि वो इस रीजन में रशिया और क्योंकि तुर्की आपस में मिले हैं, तो क्या वो अपना इन्फ्लुएंस वापस लेके आना चाहते हैं इस रीजन में, या क्या मकसद था इन सारे जो भी समिट हुआ या जो भी कुछ हुआ? देखें फ़खर, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये पहला विज़िट है ईरान का, और इस वक़्त रूस भी के ऊपर भी बहुत सारी सैंक्शंस हैं। वो अपनी गंदुम बरामद नहीं कर सकते, अपना तेल बरामद नहीं कर सकते, और इसी तरह दूसरी जो सैंक्शंस हैं, और वो दूसरी तरफ रूस जो है वो यूक्रेन के साथ जंग में भी है, जिसमें नाटो और अमेरिका जो है वो फुली मिलिट्री एड कर रहे हैं। और जो रूस की वज़ारत दिफ़ा है, उन्होंने बहुत सारे शवाहिद भी इंटरनेशनल मीडिया और एनालिस्ट को भेजे हैं कि कुछ नाटो की फोर्सेस जो हैं, मुख्तलिफ ममालिक के जो फौजी हैं, कमांडोज और इस तरह के, वो भी यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिका की उन्होंने कुछ शवाहिद भी दिए हैं। तो ये एक इस वक़्त सूरत हाल है रूस की। अगर दूसरी तरफ देखें तो ईरान जो है उसके ऊपर भी बहुत सारी सैंक्शंस हैं, और रोज़-बरोज़ आपने देखा है कि बहुत सारे सालों से ईरान ने बहुत सारी कंप्लायंस भी की है, जो यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की रिज़र्वेशंस थी, और यूके की जो रिज़र्वेशंस थी न्यूक्लियर वेपन के हवाले से, और इस तरह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हवाले से जो रिज़र्वेशंस थी, वो उन्होंने कंप्लायंस भी की, और बहुत दफ़ा इंटरनेशनल एनर्जी एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, उसने आकर विजिट भी किया है और सैटिस्फैक्टरी रिपोर्ट्स भी दी हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान पर से सैंक्शंस हट नहीं रही हैं। ईरान ना अपना तेल बेच सकता है, ना दूसरी चीजें बेच सकता है। इवन वो अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है, वो भी आगे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो ये इस वक्त दो मुमालिक ऐसे आपस में मिले हैं, जो दोनों ही मजरूब हैं, जो दोनों ही एक तरह से जेरे अताब हैं। तो अब वो दोनों मिलके ज़ाहिर है कोई ना कोई इस हवाले से देखेंगे कि दोनों जो ज़ेर-ए-ताब मुल्क हैं, वो किस तरह एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एक तो ये हवाला है, जी। और दूसरा जो है ईरान इस्लामी ममालिक में एक बहुत अहमियत रखता है मुसलमान ममालिक के जी। अंदर। तो इसका मतलब ये, एक तो वो करीबी है रूस के, और दूसरा जो उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं और सैंक्शंस हैं, और दूसरा ये है कि ये जो कहा है कि इस्लामी मुल्क के हवाले से जो उनका इन्फ्लुएंस है 52 कंट्रीज में से कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो जी। ये इस लिहाज से भी अहम है कि हाउ रशिया एंड ईरान कैन इन्फ्लुएंस देयर फेवरिंग कंट्रीज, कि भाई वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। ओके। कौन सा तरीका ऐसा हो सकता है, एक बात। राइट। जी, जी। एक तीसरी जो यहाँ पर हैं वो सदर उर्दवान थे हाँ। तुर्की के, जो हमारे बहुत मेहरबान मुल्कों में से एक है।
और वहाँ पर ज़ाहिर है कि वो भी आए थे। और तुर्की ने रिसेंटली, अगर आपने देखा हो, तो नाटो में बहुत सारे इश्यूज़ रेज़ किए थे। आपने और वो मुख्तलिफ हवालों से, और जी, उन्होंने जो नाटो की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं दुनिया के अंदर, जिसको हम मैन्यूवरिंग और हेजेमोनिक अप्रोचेस जो नाटो कंट्रीज़ की हैं, उसके हुँ, ऊपर बात की थी। और इवन उर्दवान ने हालाँकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तो ज़ाहिर है कि उनके अपने कोई मामलात बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है रूस के साथ, लेकिन फिर भी जी, उन्होंने जो नाटो कंट्रीज़ जिस तरह उस वॉर को ठंडा करने की बजाय मिलिट्री एड दे के हुँ, और टेक्निकल एड हाँ, दे के उसको फ्यूल अप कर रहे हैं, तो इवन दैट वाज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर प्रेसिडेंट उर्दवान। और तो राइट, उसको रेज़ किया था, समहाउ वो वहाँ पे उन्होंने अपना नोट कराया। तो इन दैट बैकग्राउंड तुर्की के प्रेसिडेंट का रशियन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करना भी मानी खेज है। अब इस तरह से तीन मुल्कों का मिलना, सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट आया है ईरान का और तुर्की का इस दौरान, इस समिट जी, के दौरान जो भी हुई है, जी, वो सीरिया वाला है कि राइट, सीरिया के मामले को कैसे हल होना चाहिए। उसमें तुर्की जो प्रेसिडेंट उर्दवान है, उन्होंने अपने बहुत सारे कुछ कंसर्न्स अपने जी, शेयर किए हैं सदर रईसी, मोहतरम रईसी साहब के साथ। तो वो ज़ाहिर है कि उसको भी देखा जाना बड़ा ज़रूरी है कि सीरिया का मसला पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब वो अरब स्प्रिंग के बाद आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल, उसका मसला बहुत ज़्यादा बड़ा है, और दूसरे ममालिक का इन्फ्लुएंस भी वहाँ पर आया है। ओके, तुर्की के कुछ जेन्युइन इश्यूज़ हैं सीरिया के हवाले से। जी, और राइट। इस तरह जी, जी। मुनीर साहब एक चीज़ और यहाँ पे हमें देखने को मिली, ये तो चल रहा है क्योंकि अभी लॉन्ग रेंज मिसाइल के हवाले से भी रशिया ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही। सिर्फ़ दूसरी तरफ ईरान एक तो मतलब वही मुतासरा ममालिक में से है, जिस तरह रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस हैं, ये ईरान के ऊपर भी है। दूसरी तरफ सर हिंदुस्तान ने ईरान के रास्ते रशिया तक एक एक्सेस, एक जिस तरह हमारा सीपैक है इसी तरीके से एक रूट वो लोग बना रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर कुछ शिपमेंट्स विपमेंट्स आना शुरू भी हुई हैं। सर इस डेवलपमेंट को कैसा देखते हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि चाइना का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है ईरान के हवाले से, चाइना उनसे ऑयल खरीदता है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि चाइना अगर हिंदुस्तान होगा तो वो नहीं चाहता कि, चाइना नहीं चाहता कि हिंदुस्तान हो, या हिंदुस्तान नहीं चाहता कि कहीं पे चाइना का इन्फ्लुएंस हो उनके खिलाफ। इस डेवलपमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हो, और इसका जो इम्पैक्ट है वो सिपेक के ऊपर क्या होगा? अच्छा, अब ये देखें कि ईरान ने एक कोलैबोरेशन किया था चाबहार के हवाले से। जी, ज़ाहिर है कि वो एक रूट डेवलप होना है और उसको आगे चलना चाहिए, और कोई इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। हर पड़ोसी मुल्क को दूसरे ममालिक के साथ कोलैबोरेशन में अपनी मुआशियात को, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जी, लेकिन मसला वहां पर पैदा होता है कि जब इंडिया दूसरों के लिए मसाइल पैदा करता है, जब वो ये चाहता है कि सिर्फ मैं रहूं और दूसरे ना रहें, तो तब मसला पैदा होता है। आपने देखा होगा कि ईरान की भारत की अमेरिका के साथ जो दोस्ती है वो जी, बहुत नई नई है और बहुत गहरी भी है। राइट, एंड दैट स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अगेंस्ट चाइना। लेकिन इसके जी, बावजूद भारत और चीन की जो तिजारत है, उसमें कोई रखना नहीं पड़ा है। सरहदी तनाज़े मौजूद हैं, उनके ऊपर उनकी आपस में खटपट होती भी रहती है, वो जी, एक अलग मसला है। लेकिन अ, चाइना को अगर कोई मुल्क ये समझे, इवन अगर अमेरिका ये समझे कि वो चाइना को कर्टेल कर लेगा या कंटेन कर लेगा, तो वो नहीं कर सकता। क्योंकि चाइना का जो अपनी एक स्ट्रैटेजिक लॉबिंग है, दैट, और जो इकोनॉमिक लॉबी है, जी, जो ट्रेड के हवाले से देखें और वैसे इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के हवाले से देखें, तो वो काफी वसी है और बहुत डीप है। तो उसको कॉम्बैट करना, इवन इस वक्त G20 के अंदर ये बड़ा मसला पैदा हुआ था। नेटो के अंदर भी ये डिस्कस जी, हुआ
कि किस तरह से चाइना जो है वो अपनी मईशत को पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ फैला चुका है बल्कि मुस्तहकम कर रहा है, और ये उनके ओके। लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी। जी। तो भारत तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत दूर-दूर तक हमें नज़र नहीं आता है कि वो चाइना को कोई कर्टेल कर लेगा या कंटेन कर लेगा या सर, उनके रास्ते में कोई डायरेक्टली दुश्वारियाँ उनका, पैदा करेगा। लेकिन डायरेक्टली तो चले उनका एलएसी वाला इश्यू है, वो सबको सबके सामने है। लेकिन क्योंकि अमेरिका अभी आपने देखा भी होगा कि एफबीआई के चीफ और इसके साथ-साथ जो MI5 के चीफ थे लंदन में मिले, उन्होंने भी ये बात की, टोनी ब्लेयर भी कह रहा है कि मतलब चाइना इज़ अ बिग थ्रेट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये चीज़ें तो वो लाज़मी सी बात है कर रहे हैं। हिंदुस्तान का तो अपना एक डिस्प्यूट है, वो जब तक होगा, क्योंकि अभी कमिंग संडे को भी उनके कोर कमांडर मीटिंग होने वाली है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि शायद ये मसला अभी हल होने वाला नहीं है और बीच में से कोई क्लैशेस हो सकती हैं चाइना और इंडिया के बीच में। लेकिन क्योंकि सर अमेरिका जिस तरीके से अफगानिस्तान में आया था, इसी तरीके से वो चाइना को करना चाहता है, और वो लोग ये भी कहते हैं कि चाइना के पास शायद डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं है जितना उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। ये एक लिहाज से बात ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना ने रिवील नहीं की हुई हैं। अपनी जी। जो डिफेंस पावर है, वो अभी वो फुली उसने रिवील नहीं की हुई, एक बात। जी। दूसरा, उनके साथ रशिया के साथ भी काफ़ी बेहतर मामलात हैं। लेकिन अब जहाँ तक शायद ये वजह है कि इस रीजन के अंदर जो अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है, यूक्रेन की वॉर की वजह से, जो उनके दरमियान मामलात कोई 12-13 साल से चल रहे थे यूक्रेन और रशिया के, और जी। वो अमेरिका ने उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इश्ताल एंगेज़ी देकर तो इसको फ्लेयर अप किया है। जी। अब आप ये देखें कि अगर अमेरिका यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट ना करता और उसको बैकअप नहीं करता, तो ये दूसरे हफ्ते में हफ्ता 10 दिन के अंदर ही जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम नेगोशिएशन के लिए रूस से तैयार हैं। तो जी। तब अमेरिका ने को तशवीश हुई कि अगर इनके आपस में नेगोशिएशन हो गए और ये मामला कूल डाउन हो गया और हल हो गया यूक्रेन और उसका जो सरहदी तनाज़ों का, और जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो जी। 2 हैं, उनका कोई मसला हल हो गया, तो फिर इनके आपस में वो उसके लिए इस रीजन के अंदर आग लगाने के या इस चीज़ों को फ्लेयर अप करने के कोई चांस बाकी नहीं रहेगा। अब यही एक सूरत-ए-हाल है कि रूस को इधर एंगेज करके चाइना के खिलाफ जो महाज़ खड़ा किया जा रहा है, तो डेफ़िनेटली उसके रिपरकशंस होंगे। और वो जो रीजनल पीस और प्रॉस्पेरिटी है, और एक जो हमारी इकोनॉमी है रीजन की, उसके ऊपर इसका डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अमेरिका भी और जो नेटो कंट्रीज़ को साथ लेके चलता है और बहुत सोच समझ के, बहुत स्ट्रैटेजिकली चलता है, और उनकी जो प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग यस। टर्म एंगेजमेंट, और बिल्कुल। सारे लोगों को। अब इंडिया यस। एट द मोमेंट इज द प्रॉक्सी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हुँ। और जाहिर है कि अगर इंडिया प्रॉक्सी है अमेरिका की, तो वो उसको फुली सपोर्ट भी करेगा, टेक्निकली भी और आर्मामेंट के हवाले से भी। तो फौजी और बाकी दिफाई साजो सामान जो है उसको लेके, तो फिर एक ज़माने में पाकिस्तान की भी बड़ी अहमियत होती थी। इसी तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं, वो जी। पाकिस्तान के बारे में भी आती थी, जब जी। कोट एंड कोट अफ़गान जहाद चल रहा था, और जब एग्ज़ैक्टली। कोट एंड कोट मुजाहिदीन को ट्रेन करना था, उनको असला फ़राहम करना था, उनको सारी दूसरी चीज़ें फ़राहम करनी जी। थी। जी, तो बिल्कुल। ये भी मुझे लग रहा है कि द सेम स्ट्रैटेजी इज़ बीइंग रेप्लिकेटेड। लेकिन तो उसके रिपरकशंस जैसे अफ़गान जहाद के ठीक नहीं हुए थे, वो जी। इसके भी ठीक नहीं होंगे। और अमेरिका यही चाहता है कि इस इलाके के अंदर जो कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स में एंगेज रखे, ताकि वो अपने मामलात को ठीक करता रहे। अगर यहाँ पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगा रीजन के अंदर, तो ये इलाका जल्द तरक्की कर सकता है। इसीलिए हुँ, एक के बाद एक एग्ज़ैक्टली। कॉन्फ्लिक्ट इस बिल्कुल। रीजन के अंदर पैदा एग्ज़ैक्टली। करना जो है,
वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए ज़रूरी है। राइट। अच्छा सर, एक चीज़ और, आपने अफ़गान जिहाद का नाम लिया और 1979 की बात हम करें, 2001 की हम बात करें, या फिर अभी 2021 की जब अमेरिकन्स जा रहे थे, ये 3 ऐसे मौक़े थे कि पाकिस्तान अपनी बात मनवा सकता था या जो भी नेगोशिएशन कर सकता था। लेकिन हम नहीं कर सके। उसके मुकाबले में जी, सर, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, मेरी बहुत सारे हिंदुस्तानी एक्सपर्ट से, जर्नलिस्ट से बात हुई, आपकी भी यकीनन होती होगी। सर वो कहते हैं कि हम अपने जो फैसले हैं, वो अपने मुल्क के अंदर करते हैं, ना कि हम कहते हैं कि अमेरिका को क्या चीज़ सूट करती है, सऊदी अरेबिया को क्या चीज़ सूट करती है, रशिया को क्या चीज़ सूट करती है, या बीजिंग को क्या चीज़ सूट करती है। और ये बात काफ़ी हद तक उन्होंने सर साबित भी की। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो रशिया से ऑयल ले रहा है, S-400 सिस्टम लिया, अमेरिका के साथ क्वाड का वो मेंबर है और अमेरिका बहुत ट्रस्ट करता है उनके ऊपर, हद से ज़्यादा। तो सर ये चीज़ है, तो हम हमारा और उनका बड़ा डिफरेंस नहीं है इस चीज़ पे जब हम बात करते हैं। हमने बहुत मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर मैनेज नहीं किया हमने चीज़ों को, लेकिन उसके ये बिल्कुल मुकाबले में आप हिंदुस्तान बेहतर कर रहा है। फ़ख्र आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना हमने कोट एंड कोट, मैं हमेशा ये कोट एंड जी, कोट अफ़गान जिहाद कहता हूँ, जी, बिकॉज़ आई डोंट एग्री विद द फिलॉसफी ऑफ दैट काइंड ऑफ जिहाद, कि जो भी सूरत-ए-हाल और जो भी उसके कंपोनेंट्स और फिनोमेना था जी, दैट ड्रोव दैट जिहाद। तो या, उस वक़्त भी हमने नेगोशिएट नहीं किया। कुछ लोग थे जो इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे थे, उन्होंने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नेगोशिएट किया। इसी तरह 2001 में जो हुक्मरान थे, उन्होंने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नेगोशिएट किया। यस, इसी तरह पिछले साल जब अमेरिका जा रहा था और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थीं, जब बिल्कुल, वो पाकिस्तान के ऊपर तालिबान को नेगोशिएशन टेबल पर बैठने पर इंसिस्ट कर रहा था और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा था कि तालिबान को लेकर आओ, उनके साथ हमारी नेगोशिएशंस कराओ, ये बिल्कुल, सारा, तब भी नेगोशिएट हो सकता था। लेकिन तब भी जो हुक्मरान थे, आई डोंट नो उन्होंने किस वजह से ये नेगोशिएट नहीं किया। जो एग्ज़ैक्टली, आई डोंट नो, लेकिन आप बिल्कुल सही बात है, इसको नेगोशिएट होना चाहिए था, और जो आपकी जो दूसरी बात है, उसको भी मैं फुली एंडोर्स करता हूँ कि भारत अपने अ, मुल्क के लिए वहाँ पे आपस में उनके लीडर्स जितने मर्ज़ी गुत्थम-गुत्था रहें, वो करप्शन में इन्वॉल्व हों, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में इन्वॉल्व हों, लेकिन जब वो स्टेट टू स्टेट नेगोशिएट करते हैं, तो वो सारे भारतीय बनकर नेगोशिएट करते हैं। और वहाँ पे वो वेस्टेड इंटरेस्ट पे नेगोशिएट नहीं करते, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट पे नेगोशिएट करते हैं। और अभी भी जब इंडिया प्रॉक्सी बन रहा है और वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नेगोशिएट की हैं, और इवन एक वक़्त में अमेरिका की तरफ से ये कंसर्न शो किया गया कि रूस के आप हमारे साथ भी यारियाँ, और बिल्कुल, आप पेट्रोल जो है ऑयल, वो आप रूस से भी ले रहे हैं, और ये फलाँ से फलाँ चीज़ भी ले रहे हैं, और चाइना के खिलाफ आपने हमारे साथी हैं, और चाइना से आपकी ट्रेड वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। और या, मेरा ख़्याल है कि जो नेशन स्टेट्स होती हैं, वो ऐसे ही नेगोशिएट करती हैं। वो कहते हैं ठीक है, आपका जो हमने काम करना है या आपके साथ जो देना है, बिल्कुल, भाई उसमें से एंड ऑफ द डे मेरे मुल्क को क्या मिलेगा? और अगर हमने फलाँ चीज़ करना है, हमारा तो चीन के साथ कोई मसला नहीं है, सरहदी तनाज़ा किसी दिन हम हल कर लेंगे। बिल्कुल, अगर एग्ज़ैक्टली, हमने आपके साथ पार्टी बनना है, अब आप ये देख लें, आपने वो 4 मुल्कों की बात की, इंडिया उसका हिस्सा है। बिल्कुल, भारत जो है वो इंडिया वो G20 का हिस्सा भी है। बिल्कुल, इवन एक तरह से जो नेटो कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल, बरतानिया के ऊपर भी, और अमेरिका पे तो ज़ाहिर है कि अमेरिका को तो खुद इस वक़्त ज़रूरत पड़ी हुई है भारत की, क्योंकि उनके तो बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन के खिलाफ नहीं जा सकता एट एनी जी, कॉस्ट, चाहे वो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी दे रहे हों। तो शायद हम बिल्कुल। अपनी नेशनल स्टेट एंड जो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसके साथ-साथ हमें चाइना के इंटरेस्ट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो उनके साथ दोस्ती बहुत अहम है, जी, और बिल्कुल। चीन हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। अब इस मुल्क वक़्त में ज़ाहिर है कि हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल तो सही है। ये जी, जी।
सर, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुसीबत ये है कि हम दूसरे का मसला अपने गले में मतलब बाँध देते हैं और फिर हमें समझ नहीं आती कि अब इसको उतार कैसे दें। ये हमारी हिस्ट्री रही है 75 इयर्स में, मतलब हम यही करते रहे, कभी अमेरिका को खुश किया, कभी तेहरान को खुश किया, कभी बीजिंग को खुश किया, कभी रियाद को खुश किया, लेकिन अगर नहीं किया तो अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। सर, 1-2 दिन पहले कुछ इंडियन डिप्लोमैट्स से बात हो रही थी, तो उनसे मैंने कहा जी आपका प्राइम मिनिस्टर और आपका उन्होंने कहा नहीं, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमारा आर्मी चीफ नहीं, हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग हुए हैं कि एक सिस्टम के अंदर चल रहे हैं। किसी को मजाल नहीं है, बेशक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो या कोई और हो या कोई और हो। और ये बात सर मेरे मतलब जिसे कहते हैं कि बिल्कुल जिसे कहते हैं दिल पे लगी। मैं कहा यार बात तो इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। हम क्यों सर नहीं बना सके? हमारे बाद बांग्लादेश बना गया, लेकिन हम नहीं बना सके। वजह क्या है? हम दूसरे के मतलब खुश करने के चक्कर में ले लेके अपना भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। दूसरा का कुछ करे या ना करे, लेकिन अपना बेड़ा हमने जरूर गर्क किया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र, हम अपनी तक़रीब के बहुत माहिर लोग हैं। हमारा मुकाबला इवन जो अफ़्रीका के कम तरीन तरक्की याफ़्ता ममालिक जो हैं, वो भी हमारा इस काम में मुकाबला नहीं कर सकते। वो भी अपने लिए तामीर का बंदोबस्त करते हैं। हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारते हैं और सारी अभी आप देखें कि पॉलिटिकल कॉस कितना है पाकिस्तान के अंदर। यस सर, ये बिल्कुल। सारा पॉलिटिकल कॉस क्यों पैदा हो रहा है? एग्जैक्टली। सिर्फ नवंबर में जो अपॉइंटमेंट्स होनी है, ये सारी पॉलिटिकल गेम उस चक्कर में चल रही है। यस। हु विल अपॉइंट दी हु विल मेक द अपॉइंटमेंट्स इन नवंबर। आप भी जानते हैं कि किस चीज का रौला है इस वक्त, ये सारे का सारा। और वो जो अपॉइंटमेंट्स होंगी और वो किस तरह से जो उनको अपॉइंट करेगा उनके साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे, एग्जैक्टली। असल में यही रखना है हमारे यहाँ। आप देखें कि बहुत वक्त के बाद हमारी अदालतों ने एक सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन और हाँ। अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। अब जी। वहां पे इस तरह का कोई मसला नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या हमारी फौज के अंदर ऐसा सिस्टम कोई नहीं हो सकता बिल्कुल कि हो सकता है। अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मसला वजीर आजम ने जरूर करना होता है, लेकिन उसकी फाइनल अप्रूवल तो जाहिर है कि वजीर आजम ने और सदर ने ही देनी होती है। एग्जैक्टली। लेकिन आर्मी का अपना एक सिस्टम हो जिसमें वो कहें कि जनाब ये जो हैं ये सीनियर मोस्ट मोस्ट सीनियर। ये साहब हैं, और किसी को ये हो ही ना कि मैं किसी को फेवर दे रहा हूं और मैं किसी को फेवर एग्जैक्टली। नहीं दे रहा हूं। बिल्कुल। कोई सियासी लीडर जो है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई ऐसा सियासी सिस्टम जो है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो ये ओन ना करे कि मैंने फखर को अपॉइंट किया, कि मैंने मुनीर अहमद को अपॉइंट किया। यस सर। जो सिस्टम कहता है उसके मुताबिक सीनियरिटी के ऊपर अगर आर्मी चीफ अपॉइंट हो जाए और आर्मी चीफ को पता हो कि भाई ये मेरा मैंडेट है और ये मेरा स्कोप ऑफ वर्क है, इससे बाहर मैंने नहीं जाना है, दैट इज दी रेड लाइन एंड आई वुड नॉट क्रॉस इट। और पॉलिटिशियंस को भी पता हो कि अपॉइंट तो ये हो गया है, जो भी अफसर, अब वो हमारे ताबे उतना है जितना आइन उसको कहता है। बिल्कुल। तो अब इसी तरह अगर सियासतदानों को पता हो कि ये उनकी आइन की लिमिट है तो वो उसके अंदर रहें। अब जैसे हमारी कोर्ट्स पिछले दिनों काफी ऐसे डिसीजंस आए हैं जो लगता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थे। अब अल्लाह जानता है कि जो उनकी लॉजिक्स को किस तरह से इंटरप्रेट किया एग्जैक्टली। जाता है। तो अदालतों को भी पता हो कि ये पैरामीटर्स हैं और इन पैरामीटर्स के मुताबिक हमने ये फैसले करने और एग्जैक्टली। किसी को इसके ऊपर शक की गुंजाइश बाकी ना रहे। बिल्कुल अगर सही। सारे लोग अपने अपने हदूद कयूद में रहें बिल्कुल। तो फिर अब भारत में तो बहुत सख्ती के साथ इन चीजों को देखा गया। अब आप ईरान को पे देख लें, कितनी वहां पे डिवेस्टेशन हुई है पॉलिटिकल केओस की वजह से, और ये अपने जो अमेरिका जो अपनी जो सैंक्शंस हैं, इकोनॉमिक यस सर। सैंक्शंस की वजह से। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी वहां पे सिस्टम मौजूद है, चीजें होती हैं और सुकून के साथ सारी चीजें रिप्लेस हो जाती राइट। हैं। कोई वहां पे ठीक है, मुआशी बदहाली इस वक्त वहां पर कुछ है, बिल्कुल। लेकिन अब आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारी चीजें हमसे बेहतर हैं। यस सर। अब हम कितने रुपए दे के उनका टका खरीदते हैं, बिल्कुल। आप दूर क्यों जाते हैं? एग्जैक्टली। बिल्कुल चालीस सही बोला। 45 साल से जंग में
उजड़ा हुआ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान आप ₹2.25 दें, तो 1 अफ़गानी 1 लेते अफ़गानी हैं। रुपए आप ले सकते हैं, जब हम बिल्कुल। कॉलेज में थे, तो यकीन माने हम उनको अगर ₹1 देते थे, तो वो हमें 1000 अफ़गानी देते थे। हाँ, ये बिल्कुल। सूरत-ए-हाल थी और एग्ज़ैक्टली, वो बिल्कुल बोरियाँ सही। भर-भर के अफ़गानियों के लाते थे और हमसे अगर ₹100 लेने होते थे, तो इतने सारे वो हमें अफ़गानी बिल्कुल, देते थे और बिल्कुल। हमें समझ नहीं आती थी इन अफ़गानियों को हमने करना क्या और उसको उठा के कैसे चलना है। एग्री, अब हम बिल्कुल सही। ₹2.25 देते हैं, तो अफ़गानिस्तान का 1 अफ़गानी खरीदते हैं। एग्ज़ैक्टली तो सर दैट इज़ द सिचुएशन। अब एक रिसोर्सफुल कंट्री, ज़हीन लोगों का मुल्क है। ये सारा कुछ है, फिर इतनी नहूसत और इतनी बदबख्ती हमारी बिल्कुल, क्यों है? ये एग्ज़ैक्टली, अवाम को सोचना पड़ेगा, जो आँखें बंद करके गधों की तरह किसी भी नारे के पीछे चल पड़ते हैं। अब एग्ज़ैक्टली। उनको उनको लॉजिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। लेकिन अब मसला फ़ख़्र एक और भी है हमारे साथ जी, जी। कि हमारे सियासतदान नैरेटिव्स ऐसे लेके आ जाते हैं ना, जिससे हम लोग जज़्बाती लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। अमेरिका की वो मुदाखलत है, तो पता साज़िश, नहीं क्या है और फिर गद्दारी है, तो फिर ये एग्ज़ैक्टली। है, तो ये तो जिहाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर पास कहते हैं गद्दारी के सर जिहाद का भी तो सर्टिफ़िकेट्स इतने ज़्यादा हमने छाप लिए हैं जी, कि वो हम 22-23 करोड़ लोग हैं, पता चला कि 50 एक करोड़ हमने गद्दारी के सर्टिफ़िकेट्स छाप के बिल्कुल, रखे हुए हैं। डबल से हर भी एक को 2-2 ज़्यादा। 3-3 देने हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल और सर अभी तो जिहाद वाला भी उन्होंने यूज किया कि अगर आप ये जिहाद हम कर रहे हैं और आपने वोट जो है हमें करना है वरना ये जिहाद जो है ना आप पता नहीं क्या और कब्र में आपसे ये पूछा जाएगा कि हमें वोट करेंगे तो सर रिलीजन का गद्दारी का कोई चीज हम ऐसी नहीं छोड़ते अपनी मुफादात के लिए मुल्क के लिए कोई नहीं कर रहा जितने भी बैठे हैं सब का सब और ये जो ये वाले जिहादों वाले नारे लगाते हैं मदीने की रियासत वाले ये तो खैर इनकी क्या बात है इनको तो हम मतलब दोनों हाथों से सल्यूट मारते हैं सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बहुत शुक्रिया नीड्स प्लेजर। क्योंकि व्यूअर्स थोड़ा-सा बता दूँ सर की तबीयत कुछ सेट नहीं थी, लेकिन अब शुक्र है मतलब ही इज़ लुकिंग गुड और फ्रेश लग रहे हैं। होपफुली हमारे साथ शो को वीकली नहीं है तो कम से कम 10 दिन के बाद जॉइन करते रहेंगे। तो उनको यही कहेंगे कि गेट वेल सून और दोबारा से अपनी इंशाल्लाह। रूटीन में वो आ जाएँगे और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।